चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको दोबारा से। हमने अभी क्या किया है, हमने करंट की वैल्यू निकाल ली है और ये देखा कि करंट जो है वो वोल्टेज से माइनस थीटा एंगल पीछे की तरफ चल रहा है। और जब ये माइनस थीटा पीछे की तरफ चल रहा है तो ये सब कुछ हमने यहाँ से फाइंड आउट करा है। अब ये जो जेड की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इस जेड को हमने यहाँ एक बार मेंशन कर देते हैं। जेड की जो वैल्यू आई है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम देते हैं इम्पीडेंस का। ये आगे यूज होने वाला है, इम्पीडेंस। टोटल रेजिस्टेंस को हमेशा इम्पीडेंस का नाम दिया जाएगा। तो करंट हमेशा यहाँ पीछे चल रहा है और जेड की वैल्यू ये आ गई है हमारी। एक चीज़ और हम निकालने हैं, एन की टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। उसी की तरह जो ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी है वो ऊपर रह गया और नीचे क्या चला गया, आर चला गया। तो ये आपकी थीटा की वैल्यू है। अगर यहाँ से हम थीटा निकालें देन टेन इनवर्स और ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी ओवर आर। सो दिस इज द एंगल या फेज थ्रू विच करंट इज लैगिंग बिहाइंड। तो जितने एंगल से करंट जो है वो पीछे चल रहा है वोल्टेज से, उसकी वैल्यू है ये। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखो जरा। जो टेन थीटा है वो ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। जब हमने कैपेसिटर का केस किया था तो वहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर के लिए टेन थीटा की वैल्यू आई थी 1 अपॉन ओमेगा सी आर, सिर्फ कैपेसिटर के लिए। और जब हमने इंडक्टर एल को डिस्कस किया था तो वहाँ टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, वहाँ पर आई थी ओमेगा एल अपॉन में आर। ठीक है, तो जनरल फैक्टर ओमेगा एल था, यहाँ पर ओमेगा सी था। अब यहाँ पर ओमेगा एल भी है और ओमेगा सी दोनों है और माइनस के साथ है। यानी कहने का मतलब ये कि थीटा ओमेगा एल और ओमेगा सी दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। और हमें ये भी नहीं पता कि इसमें ओमेगा एल बड़ा है कि ओमेगा सी बड़ा है। तो हमें इसको डिफरेंट केस के लिए डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव है, ठीक है, थीटा टेन थीटा कैन बी पॉजिटिव, थीटा इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों ही हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो ओमेगा एल बड़ा होगा, अगर नेगेटिव है तो ओमेगा सी बड़ा होगा, और अगर जीरो है तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन on the factor omega L and 1 by omega C, दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड है। जब ये दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड है तो हमें इसको केस के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। केस फर्स्ट में हम इसको पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं। ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा सी, यानी कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा है। और जब ये ज़्यादा है तो टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो होगा और वी कैन से थीटा इज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होने वाली है। और जब थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, तो अब उस केस में क्या होने वाला है, यहाँ चीज़ ध्यान से देखना। हमने ओमेगा एल के फैक्टर को सी से ज़्यादा ले लिया है, यानी इंडक्टेंस डोमिनेटिंग फैक्टर है ये, इंडक्टेंस डोमिनेटिंग फैक्टर। और जब ये इंडक्टेंस डोमिनेटिंग फैक्टर है तो इंडक्टिव केस में वोल्टेज आगे रहती है हमेशा, करंट पीछे रहता है। इसको ड्रॉ भी करना है हमने यहाँ। जब इसको ये कंसिडर कर लिया देन द सर्किट इज कॉल्ड inductive dominating, ठीक है। सो द करंट lags behind EMF,
तो इसका मतलब करंट जो है वो पीछे ही रहने वाला है जब हम ये फैक्टर कंसीडर करके चल रहे हैं। और जब हम ये फैक्टर कंसीडर करके चल रहे हैं तो इसको ड्रॉ कैसे करना है ये देखें ध्यान से। दिस इज योर रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस जिसको हम लेते हैं, इस पर हम ई और आई ड्रॉ करते हैं हमेशा। अब केस वही चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा की तरह कि रेजिस्टेंस जब भी है सर्किट में तो कोई फेज डिफरेंस नहीं। डायग्राम एक बार यहाँ दोबारा से थोड़ा सा आइडिया है। एल, सी और आर सीरीज के अंदर है। तीनों सीरीज में है और सीरीज के अंदर हमेशा आई की वैल्यू सब में सेम रहती है, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। और जब करंट सेम है, पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो जो वोल्टेज यहाँ पर है तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता जब रेजिस्टेंस सर्किट में रहता है। तो हम सबसे पहले लाइन ई आर नॉट की ड्रॉ कर रहे हैं। कोई भी एंगल लेकर के हमने ई आर नॉट को ड्रॉ कर दिया। लेट अस से दिस इज ई आर नॉट, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो इसी लाइन के साथ चलेगा। हम इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ अलग दिखाने के लिए। लाइन सेम है दोनों की, लेकिन करंट कम रहता है, तो दिस इज आई नॉट, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई करंट की। अब इंडक्टर का केस ड्रॉ करते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहती है, तो वोल्टेज को 90 एंगल पर दिखा देते हैं। ये हमने वोल्टेज दिखा दी, ठीक है। करंट से 90 डिग्री ऊपर, रिप्रेजेंटिंग ई एल नॉट। और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज करंट से 90 पीछे रहेगी, तो इसी लाइन को हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं और ये इससे 90 डिग्री पीछे, यानी टोटल एंगल 180 हो गया ये हमारा। दिस इज ई सी नॉट। बात क्लियर हो गई सबको? अब ध्यान से देखें, मैंने ये लाइन ओ से यहाँ तक, ठीक है, इस लाइन को अगर आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। ओ से ये लाइन ई सी ओ तक ये थोड़ी छोटी बनाई है, और ओ से एल नोट थोड़ा सा बड़ा बनाया है। वो इसलिए बनाया है क्योंकि हम ये फैक्टर बड़ा लेकर के चल रहे हैं। ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी, ठीक है। जब ये हम फैक्टर बड़ा लेकर के चल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल होगा, टोटल अगर ये 10 है, सपोज करो ये 10 है, ई एल नॉट 10 है और ये है 3, तो 7 कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा 7, यानी इसमें से ये इतना माइनस कर दिया, तो नेट वोल्टेज कहाँ आएगी? यहाँ तक रह जाएगी हमारी, ठीक है, इस वैल्यू पर, क्योंकि हम डोमिनेटिंग एल को लेकर के चल रहे हैं। तो दिस इज योर रिजल्टेंट वैल्यू, और वी कैन राइट दिस ई एल नॉट माइनस ई सी नॉट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नाम दे दो इसको। ओ से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ ये डी हो गया। सो ओ से डी आपका इन दोनों का रिजल्टेंट है, क्योंकि एक 90 ऊपर है, एक 90 पीछे है, तो जो ज़्यादा है उसकी तरफ रहेगी रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ। अब ये मीन है, ठीक है, ये है वैल्यू। ये तो हो गया इन दोनों का, और ये है हमारा रेजिस्टेंस का। तो इन दोनों के रिजल्टेंट को हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? दोनों के बीच में, ठीक है।
और जब दोनों के बीच में ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी एक रेक्टेंगल बन जाएगी, जिसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से बनाएं कि ये एक पैरेलल शेप रहे थोड़ा सा, ठीक है। पहले तो हमने क्या करा, EL नॉट में से EC नॉट को माइनस कर दिया ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ रहे। अब ये है और R नॉट है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, दिस वन इज। तो इसका मतलब नेट इफेक्टिव वोल्टेज ये है हमारी, यानी कि ये वैल्यू है हमारी किसकी, ओमेगा टी की, ठीक है। और इस ओमेगा टी से करंट ये है हमारा यहाँ तक, तो करंट कितना पीछे चल रहा है इससे, थीटा एंगल पीछे चल रहा है। दिस इज E इफेक्टिव, और ये E किसके बराबर आया है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ ये और ये, यानी कि ER नॉट का स्क्वायर प्लस EL नॉट माइनस EC नॉट के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। So this is your net resultant voltage at a phase difference of omega t, and the current is just lagging behind theta, so that this equation can be satisfied. तो ये आपने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा केस फर्स्ट हमारा सभी के लिए। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में हम ओमेगा एल लेस देन 1/ओमेगा c लेकर के चल रहे हैं, और जब हम लेस देन ओमेगा c लेकर के चलेंगे देन tan थीटा लेस देन 0 एंड थीटा इज नेगेटिव। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब हम कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग लेकर के चल रहे हैं, ये वाला फैक्टर। Now the circuit is capacitive dominating, capacitive dominating, ठीक है। कैपेसिटर डोमिनेटिंग है हमारा सर्किट, और जब कैपेसिटर डोमिनेटिंग है तो करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज, ठीक है। अब करंट लीड करेगा वोल्टेज से, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। सेम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर दिए हमने। दिस इज E और I, ठीक है, ये रियल एक्सिस हो गया। उसी की तरह रेजिस्टेंस और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो पहले हमने ड्रॉ कर दिया किसको, रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज को। लेट अस से ये आ गई वैल्यू, ठीक है, ER नॉट से रिप्रेजेंट हो गए, ER नॉट। अब करंट भी इसी लाइन के साथ रहेगा, सिर्फ डॉटेड से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, I नॉट। करंट और वोल्टेज ER नॉट की लाइन सेम है, ठीक है। इंडक्टर के केस में करंट से वोल्टेज आगे रहती है, तो हमने इसके 90 फेज पर ये लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज EL नॉट, और इसी लाइन से हम 90 डिग्री पीछे, यानी इसी लाइन को पूरा स्ट्रेट कर दिया EC नॉट के लिए।
अब की बार शायद आप लोग समझ गए होंगे कि EC नॉट की लाइन ज़्यादा बड़ी है, इसलिए बड़ी है क्योंकि हम ओमेगा C के फैक्टर को ज़्यादा बड़ा लेकर के चलेंगे। इट मीन्स OA B एंड C, OB इज ग्रेटर देन OC। इसका मतलब अब ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, तो 7 कहाँ पर होगा? दोनों का रिजल्टेंट यहाँ तक हो जाएगा 7। यानी इसको अब लिख देंगे EC नॉट माइनस EL नॉट। ठीक है। अब मेन वोल्टेज कौन कौन सी है? एक तो ये है और दूसरी ER नॉट है, तो दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इन दोनों के बीच में ही। तो ड्रॉ कर देते हैं इसको भी। दिस इज मेन रिजल्टेंट इफेक्टिव वोल्टेज। और जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो कितने एंगल पर रहती है? हमेशा ओमेगा टी पर। ठीक है। और जब ये ओमेगा टी पर है तो अब इसके लिए भी आप जो है एक रेक्टेंगुलर शेप दे सकते हैं। इसको अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा थोड़ा सा, ताकि गलत होने में संभावना कम रहे। तो ये आपकी एक रेक्टेंगल शेप बन गई। दिस इज द इफेक्टिव वोल्टेज E, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? ER नॉट का स्क्वायर प्लस EC नॉट माइनस EL नॉट का होल स्क्वायर। अब देखो आप इससे कि ये वोल्टेज है और करंट इस वोल्टेज से कितना ऊपर चल रहा है? थीटा ऊपर चल रहा है। सो दिस इज द फेज डिफरेंस फॉर वोल्टेज। ठीक है, दैट वाज द केस सेकंड। अब लास्ट केस पर आते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C इक्वल लेंगे। जैसे ही हम इसको इक्वल लेंगे देन tan थीटा 0 और थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ये थी ना लास्ट के आर्टिकल के साथ, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C ओवर R, ये था हमारा। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो tan थीटा 0, थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। यानी ना तो इंडक्टिव इफेक्टिव है, डोमिनेटिंग है, ना ही कैपेसिटिव डोमिनेटिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा इस केस के लिए? इस केस के लिए ये रियल और इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने। E और I हो गया हमारे पास। Z को भी लिख रहा हूँ यहाँ, ताकि और थोड़ा सा सिचुएशन क्लियर हो जाए। ये है वैल्यू हमारी Z की, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस ओमेगा L माइनस ओमेगा C को भी आप क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर प्लस ओमेगा L को क्या लिखा था? टोटल रेजिस्टेंस XL माइनस 1 बाई XC लिखा था आपने, 1 बाई XC लिखा था होल स्क्वायर। ये वैल्यू थी हमारी। अब देखो XL और XC दोनों बराबर हैं क्योंकि ओमेगा L बराबर है इसके। तो Z की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी? स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर, और Z इज इक्वल टू R, क्योंकि ये फैक्टर खत्म हो गया यहाँ से। Z किसके बराबर आ रहा है? R के बराबर। तो जब Z R के बराबर आ रहा है तो अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? वही सबसे पहले तो हमने ड्रॉ कर दिया ER नॉट को, ER नॉट। Now there is no phase difference of current and voltage in case of resistance, so we have draw the current value along the same line. This is I नॉट। ठीक है, 90 डिग्री ऊपर की तरफ इंडक्टर, EL नॉट, और 90 डिग्री नीचे की तरफ कैपेसिटर, EC नॉट
और अब आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों लाइंस को सेम लेंथ की बनाया है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर ये 5 है तो ये भी कितने हैं 5, बिकॉज ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी। तो जितनी ओ ए की लेंथ है, ओ ए तो ये है खैर, बी और सी, ओ बी बराबर किसके बनाया है, ओ सी के। और जब ये बराबर हैं तो दोनों का रिजल्टेंट यहीं पर रहेगा। मिड पॉइंट 5 में से 5 माइनस हो गया, टोटल 0 आ गया। यानी रिजल्टेंट कहाँ है, इसी लाइन के अलोंग रहेगा। और इसीलिए कहा था कि z इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, r। तो यही आपका ओमेगा टी और यही आपका थीटा। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, क्योंकि थीटा और ओमेगा टी सेम पर हो गए, क्योंकि रेजिस्टेंस के अलोंग ही लाइन जा रही है। तो थीटा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ओमेगा टी के अलोंग रिजल्टेंट, ठीक है, और जब ओमेगा टी के अलोंग रेजिस्टेंट है तो मेन इफेक्टिव वोल्टेज भी कितनी आ गई है, ई आर नॉट, क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो गए, इस फैक्टर के अलोंग एल और सी तो कैंसिल ही हो गए, तो ई आर का स्क्वायर इसी से कैंसिल हो गया, ई आर नॉट हो गया। तो इफेक्टिव वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो करंट की वैल्यू में भी सेम फेज डिफरेंस रहेगा, यानी दिस इज द ओमेगा टी। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गई ओमेगा एल, दिस इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी के, ठीक है। तो ये हमारे जो है केस है एल, सी और आर के लिए हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी सीरीज़ कम्बिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और जितना भी काम आपका करवाया जा रहा है आप इसको ठीक ढंग से एक बार देख लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट लगते हैं तो आप जो है वो मैसेज करते रहें।